हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी पर। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पीजीटी लेवल पर, नेट लेवल पर, टीजीटी लेवल पर, और इसके साथ साथ कई आपको लो लेवल के भी क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके अगर हम ये कह सकते हैं DSSS और KVS NVS वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो और आज इस वीडियो में आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो ज्योग्राफी है वो कितनी अच्छी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सेकंड दूंगी, 2 सेकंड। आंसर बताने से पहले आप खुद चूज़ करोगे और बाद में आपके कितने आंसर ठीक बनते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क जो पवन चलती है हर माटन। यहाँ पर हार टान लिखा हुआ है, एक्चुअली ये हार टान नहीं है, ये है हर माटन। क्या है? हर मटन भी कह देते हैं, हर माटन भी कह देते हैं। ये चलती है भाई सहारा मरुस्थल में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इसकी डायरेक्शन पूछी गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हर माटन आपकी जो पवन है वो कौन सी डायरेक्शन से चलती है, थोड़ा सोचिए। कौन सी डायरेक्शन से चलती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर ये पूरा सहारा मरुस्थल है। तो ये जो पवन है ये इनकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर कह सकते हो। पूर्व से पश्चिम मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि उनकी डायरेक्शन ये नहीं है, ये नहीं है ना, ठीक है। डायरेक्शन ये वाली नहीं है, डायरेक्शन क्या है? ये वाली है। तो राइट आंसर हम उत्तर से दक्षिण की ओर डाल सकते हैं। बट अगर एग्जैक्ट पवन पूछी जाए कि एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी, तो वो होगी आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो 2 डिफरेंट है, उत्तर से दक्षिण था ऑप्शन में, इसलिए हमने इसको टिक किया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सहारा रेगिस्तान में समझ में आ गया हरमाटन पवन के बारे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1960, 1970, 1980, 1990। तो कब शुरू हुई थी हरित क्रांति इंडिया के अंदर? भारत में लाने वाले थे MS स्वामीनाथन जी, लाए थे इंडिया में हरित क्रांति को। तो ये भारत में कब शुरू हुई थी? 1960 के दशक में, यानी 1967 और 68 के बीच में कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जाती है इंडिया में हरित क्रांति की। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1960। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? तो क्यों खुले रहते हैं बाल्टिक सागर? देखो, अगर आपने मेरी कॉन्टिनेंट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने जब यूरोप कॉन्टिनेंट कराया था तब मैंने बाल्टिक सागर के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। तो बाल्टिक सागर पर जो बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है, वो हमेशा ट्रेड के लिए, सर्दी हो, देखो कितने ऊंचे अक्षांशों पर है बाल्टिक सागर, नियर अबाउट आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर ऊपर बाल्टिक सागर पड़ता है। तो इतने ऊंचे अक्षांशों पर तो वहाँ बर्फ पड़नी चाहिए, ठीक है। पर फिर भी वो सर्दियों में भी खुले रहते हैं, वहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती। इसका मेजर कारण क्या है? नंबर 1, ये उष्णकटिबंधीय पेटी में है। नंबर 2, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। नंबर 3, स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं। नंबर 4, पश्चिमी विक्षोभ तापमान में वृद्धि कर देते हैं। तो देखो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जिसमें आती है आपकी नार्वे की गर्म जलधारा, नार्वे की गर्म जलधारा। और ये जलधारा जो बहती है तो ये यूरोप के तट पर पहुंचती है, बाल्टिक सागर उत्तरी सागर के करीब। और इसी धारा की वजह से पूरे साल यूरोप में बर्फ नहीं जमती और फुहारें पड़ती रहती हैं और बंदरगाहें भी व्यापार के लिए खुली रहती है, इसी गर्म जलधारा की वजह से। क्योंकि ये गर्म पानी जाता है इतने ऊंचे अक्षांशों पर तो वहां के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, भारत एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। यह निम्न में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो सबसे पहले तो आपको इन चारों में से ये देखना होगा कि इनमें से देखो, कपास है, जूट है, तंबाकू है, चाय है,
कि कौन सी फसल को 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए। और दूसरा ये देखो, भारत एक ढलान नदा यानी स्लोप वाला एरिया, पर्वतीय एरिया, ठीक है, स्लोप वाले एरिया की बात की है। और आप सबको पता होगा चाय एक ऐसा पौधा होता है जिसे अधिक वर्षा चाहिए होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। दूसरी बात, ये हमेशा सीढ़ीदार खेत या ढलान नुमा खेती की जाती है इसकी, ढलान वाले एरिया में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ताकि इसकी जड़ों में पानी ना रुके। अगर इसकी जड़ों में पानी रुक गया तो इसके पौधे की जो जड़ है वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो ढलान नुमा और मैक्सिमम वर्षा कौन सी किस फसल को चाहिए? चाय के लिए। तो राइट आंसर रहेगा चाय, जिसे आप सभी पीते भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति, तो देखो भाई, जो आपके बागवानी है, फल है, फूल है, उन सभी से रिलेटेड रखती है। उद्यान, तो जो बागवानी उद्यान में ही आता है। तो रेशम कीट पालन, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन, अंगूरों उत्पादन। तो इसका राइट आंसर रहेगा उद्यान कृषि। वैसे आपको ये सारे पालन का पता होना चाहिए कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन से पीसीकल्चर, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम का आयशक है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का आयशक है कैल्कोपाइराइटिस, फ्लोस्पार, हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो राइट आंसर रहेगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का आयशक क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट से ही हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और जिसका यूज़ हम वायुयान वगैरह में भी करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक लाइट वेट धातु है, बिल्कुल हल्की धातु है। हेमेटाइट आपका अगर हम बात करें तो ये आपका, तो ये क्या है? ये एक लोहे का प्रकार है हेमेटाइट। भारत में हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बॉक्साइट, हेमेटाइट दोनों याद रखना। एल्यूमिनियम का आयशक क्या है? बॉक्साइट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। बीटी बीज, ये जो बीज है एक ये किससे संबंधित रखता है? कौन सी फसल से? चावल, गेहूं, कपास, तिलहन। तो राइट आंसर रहेगा कपास यानी कॉटन। कॉटन से संबंध रखता है बीटी। बीटी एक कॉटन का बीज है जो कि बेस्ट क्वालिटी का अच्छी कॉटन जिससे प्राप्त होती है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है यानी कोस्टियल? अब अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत की अगर कोस्टियल तट रेखा की बात करें तो बहुत सारे राज्य, लगभग 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और इधर पड़ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इधर 5 पश्चिमी तट पर आपके 5 राज्य पड़ते हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य पड़ते हैं, और ये सारे राज्य समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? सबसे लंबी। तो सबसे लंबी अगर तटीय सीमा की बात करें तो वो आती है गुजरात की। अब यहाँ ऑप्शन में गुजरात है नहीं, बच्चे पहला याद करते हैं। तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, लगभग 1214 कुछ ऐसी है किलोमीटर के लगभग सबसे लंबी सीमा बनाता है समुद्र के साथ। सेकंड कौन सी है सबसे लंबी? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। दूसरी सबसे लंबी सीमा जो तटीय सीमा बनाता है समुद्र के साथ, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है? गुजरात। सेकंड कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट आता है, सुंदरवन की जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन, अब देखो ये सुंदरवन क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपना डेल्टा बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, गुल्म या स्कर्ब जंगल, मैग्रोव, पर्णपाती जंगल, टुंड्रा। तो देखो भाई, जो आपके मैंने आपको बताया भी था, हमने जब फॉरेस्ट पढ़े थे, फॉरेस्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नदियों के डेल्टाओं में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? मैग्रोव। कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? मैग्रोव। मैग्रोव वन कहते हैं उनको, ठीक है। डेल्टाई वन, मैग्रोव वन, अनुप वन, वेलांचली वन, ये सारे इन्हीं के ही नाम है। तो सुंदरवन का जो जंगल है वहाँ पर कौन से वन है? मैग्रोव वन है। तो उन जंगलों को क्या कहेंगे? मैग्रोव जंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ही जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन थोड़े से बदल के डाल देता है, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो कैसे भी क्वेश्चन डालो आप इजीली क्रैक कर जाओगे। समझ में आ गया? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, और उसमें मैग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, परवाल भीतियाँ समुद्री प्रतिरूप है शीतोष्ण वनों की, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की, सवाना की, या गुल्म
गुल्म भूमि की। तो सिंपल सी बात करें ना, तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, जो आपकी कोरल रीफ है, वो समुद्रों के अंदर हैं, उथले कम गहराई वाले पानी पर ये जीव पाए जाते हैं, जो मरने के बाद एक काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। तो ये समुद्र का क्या कौन सा प्रकार है, अगर हम बात करें तो समुद्र में ये आपकी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उसका टाइप हम कह सकते हैं। जैसे ज़्यादातर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो आपकी करक और मकर रेखाओं के पास ही देखने को मिलती हैं, और उन एरियाज में आपके जो वन आते हैं वो भी आपके वर्षा वन ही आते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, HYV का पूरा रूप है हाइब्रिड यील्डिंग वेराइटी, ह्यूमन येलो वायरस, हाई यील्डिंग वेराइटी, ह्यूमन येलो वैक्सीन। तो देखो HYV, पहले तो ये है क्या, ये एक बीज है, एक फसल का बीज है, और ये एक ऐसा बीज है, एक ऐसी वेराइटी है बीजों की हाई लेवल की, जिसमें उत्तम से उत्तम क्वालिटी का बीज होता है। ठीक है, HIV। तो इसका राइट आंसर रहेगा, H से हाई होगा, Y से यील्डिंग होगा, और V से वेराइटी होगी। तो अलग अलग टाइपों की बीजों की वेराइटी, उत्तम क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के। तो HYV याद रखना, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम है, इसमेमें आवेशित कण है, पृथ्वी के पृष्ठ से तृप्त हो जाता है, और इसमें ऊष्मा पैदा होती है। आप सबको पता है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो ये बात तो गलत है कि इसमें ऊष्मा पैदा होती है, रोंग। सूर्य के निकटतम है, बिल्कुल रोंग। इसमें आवेशित कण है, या पृथ्वी के पृष्ठ से ये तृप्त हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तृप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो गर्म हवाएं हैं वो इसी क्षोभ मंडल में आती हैं, और आकर फिर बाद में संघनन वगैरह होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो पृथ्वी के पृष्ठीय भाग से कहीं ना कहीं ये गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना, छोटा पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार। कैसे? छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं, भारत का रूर। देखो, आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सारी की सारी जितनी भी स्टील कंपनी है, ये छोटा नागपुर पठार पर ही स्थापित की गई हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी लोहे की खदानें हैं, और मैग्नीज की, चूना पत्थर की, कोयले की। तो वहाँ पर बहुत सारे भंडार हैं, जिन वजह से सारी कच्ची सामग्री उन उद्योगों को मिल जाती हैं। और ये जो उद्योग होते हैं ना आयरन वाले, ये उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा बसते हैं जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए। समझ रहे हो? तो इसी वजह से छोटा नागपुर पठार पर ही मुख्य आयरन और स्टील उद्योग भारत में स्थित है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहते हैं, भारत का रूर, क्योंकि उद्योगों की स्थिति के कारण, अस्थिति के कारण, और दूसरा जो अनेक खनिजों का यहाँ पर विस्तार होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से वह कौन सा वर्गीकरण है जो कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? नंबर 1 लघु उद्योग, वृहत उद्योग, नंबर 2 प्राथमिक और द्वितीयक, नंबर 3 आधारभूत और उपभोक्ता, नंबर 4 कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, कच्चे माल के आधार पर, और कच्चा माल हमें किससे प्राप्त होता है? लघु यानी छोटे उद्योग या बड़े उद्योग, इनसे तो हमें कच्चा माल प्राप्त नहीं हो रहा, गलत। प्राथमिक और द्वितीयक, बिल्कुल गलत। आधारभूत और उपभोक्ता, ये तो बिल्कुल थर्ड लेवल पर चला गया, बिल्कुल गलत। एक बचा है कृषि आधारित, हमें कृषि से, खेती बाड़ी से ही तो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। अगर कहीं आप वैरायटी की बात करो, जैसे मिठाई है, मिठाई बनाई है, मिठाई बनाने के लिए जैसे आपने पेठा बनाना है, तो जो पेठा है वो किससे प्राप्त हुआ? एग्रीकल्चर से। और उसके अलावा खनिज आधारित उद्योग, तो ये जो दोनों हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित, ये कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाने वाला इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो देखो भाई, दालचीनी, लवंग, नीम,
ताड़ या पाम। तो आप सबको पता है दालचीनी, अगर आप एक वुमेन हो या आप खाना बनाने की शौकीन हो तो आप सबको पता होगा दालचीनी हम मसाले के रूप में यूज़ करती हैं। और दालचीनी है ना एक इस तरीके का लंबी लंबी लकड़ी के रूप में, छिलके के रूप में ही आती है दालचीनी। पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, साबुत दालचीनी की बात कर रही हूँ। तो जिसको देखने से ही पता चलता है कि पेड़ का छिलका है। ठीक है, तो दालचीनी को हम एक मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की सतलाकृति में पाए जाते हैं? मरुस्थल, मैदानी, चूना पत्थर, टुंड्रा। तो ये भाई अलग अलग फीचर्स के द्वारा बनाए गए अलग अलग सतलाकृतियों से क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी पीजीटी लेवल पर भी आते हैं और आजकल टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन डलने लगे हैं। जैसे नदियाँ अपनी अलग सतलाकृति बनाती हैं, हिम नदी अलग बनाती हैं, भूमिगत जल यानी हमारी पृथ्वी के अंदर जो जल है ना वो अलग अलग बनाता है। तो जो भूमिगत जल है वही बनाता है जल निर्गम छिद्र वाली सतलाकृति, और ये बनती है आपकी चूना क्षेत्रों में, हमारी पृथ्वी के नीचे धरातल के थोड़ी ही नीचे जिस पानी को आप यूज भी करते हो तो वहाँ चूने की चट्टानें भी होती हैं और उसी में जब छेद हो जाता है तो वहाँ से पानी ऐसे उछट उछट के आता है, तो उसे ही कहते हैं जल निर्गम छिद्र। तो ये आपके चूना क्षेत्र में पाई जाने वाली सतलाकृति है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? निम्न में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हद से ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो राइट आंसर इज पश्चिमी घाट। भारत का जो पश्चिमी घाट है भारत का हॉटस्पॉट वाला एरिया है। हॉटस्पॉट क्या, पारिस्थितिकी क्या कि भाई यहाँ पर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु की इतनी अधिक वेराइटीज़ है, इतनी अधिक विविधता है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इसे हॉटस्पॉट एरिया कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, देशों के निम्न समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? अगर इस क्वेश्चन के साथ अगर आपके पास इंडिया का मैप है या आपके माइंड में है तो आप इजीली क्वेश्चन को कवर अप कर जाओगे। तो ऑप्शन देखो, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप मैप में देखोगे ना तो बांग्लादेश तो बाउंड्री बनाता ही नहीं है अरुणाचल प्रदेश के साथ, बांग्लादेश तो सिक्किम के साथ बनाता है और असम के साथ बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में बांग्लादेश है, 1, 2 और लास्ट में भी, तो ये तीनों कट जाएंगे। राइट आंसर रहेगा भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में पड़ता है म्यांमार और उत्तर में चीन पड़ता है और पश्चिम की बात करें तो भूटान पड़ता है। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों बाउंड्रीज बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। तो भाई वायुमंडल की सबसे निचली परत बतानी है आपको, समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो राइट आंसर रहेगा क्षोभ मंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर फॉर ह्यूमन, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वेदर से रिलेटेड सारी घटनाएं इसी लेयर्स में होती हैं और इसके साथ साथ और भी संवहन क्रिया कह लो आप। ठीक है, और बादलों का रंगमंच भी इसे ही कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें समताप मंडल, ओजोन लेयर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी समताप मंडल में है। दूसरी बात, हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेस्ट लेयर है समताप मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल ये तो बिल्कुल बाहर की है बाह्य मंडल, यहाँ पर बस आपकी हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें होती हैं। मध्य मंडल बिल्कुल बीच वाली परत है और उल्का पिंड आकर आपके इस मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साथ के साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे। एक क्वेश्चन के साथ ये जरूरी नहीं है कि हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमारे निकलेंगे हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, खरीफ यानी गर्मी, यानी जो फसलें आपकी मार्च अप्रैल में या आप ये कह सकते हो मई जून तक बो दी जाती है, मई जून में बो दी जाती हैं और आपके भाई अक्टूबर नवंबर तक जिसे काट लिया जाता है, तो जो गर्मी के टाइम पर होती है। तो देखो, बाजरा और चावल, तो चावल का आप सबको पता है, चावल आपका मानसून के टाइम पर बोया जाता है। तो मानसून तो गर्मी में ही तो आता है भारत में, इस टाइम मानसून चल रहा है तो चावल तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। नेक्स्ट आता है मक्का एंड ज्वार। अब देखो, ज्वार अगर आप पशु रखते हो तो आप सबको पता है इस टाइम पर मानसून के टाइम पर कितनी हरी हरी और कच्ची कच्ची ज्वार आती है। तो किस टाइम पर बो रही है? खरीफ के टाइम पर। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है, खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता।
नेक्स्ट आता है ज्वार और चावल, अब इसमें भी चावल है तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब आता है जौ एंड सरसों। आप सबको पता है जौ, गेहूं जब हम बोते हैं अक्टूबर नवंबर में तो उसी के साथ जौ भी बोया जाता है। और ऐसे भी याद कर सकते हो गेहूं के साथ जौ अपने आप भी उग जाता है, इसलिए आपके गेहूं के दानों में जौ के दाने भी मिले होते हैं। और उसके साथ साथ सरसों भी आपकी उसी टाइम पर बोई जाती है और मार्च तक काट ली जाती है, फरवरी मार्च तक। तो जौ और सरसों ये रबी की फसलें हैं, दोनों खरीफ की फसलें नहीं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोयले का सबसे भंडार किस राज्य में है। अब देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ऑप्शन देख लो, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अब यहाँ पर देखो बिहार और मध्य प्रदेश ये तो सीधे क्रॉस हो जाते हैं, बट इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि उड़ीसा जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यानी पैदावार करता है अगर साल की बात करें कोयले की। बट अगर भंडार की बात करें कि भाई कितना कोयला सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा कोयला किसके पास है, तो वो है झारखंड के पास। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दोनों अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो भाई वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर के ऊपर, एंटार्कटिक के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो सबको पता है एंटार्कटिक जो कि आपका श्वेत महाद्वीप भी जिसे कहते हैं, फेब्रियन वेलिंग शोसन ने जिसकी खोज की थी, फेब्रियन वेलिंग शोसन एंटार्कटिक की खोज करने वाले विद्वान थे। तो उसी के ऊपर ही ओजोन छेद का पता चला है। अब काफ़ी हद तक कवरअप भी किया गया है, आपकी ओजोन से रिलेटेड संधियाँ भी हुई थी बहुत सारी, ठीक है। तो उन्हीं के बाद से ही काफ़ी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे उत्पादों को पैदा करने से रोकने के लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। तो एंटार्कटिक के ऊपर है ओजोन छिद्र। नेक्स्ट आता है भूरी क्रांति किसे कहते हैं। भूरी, तो देखो कहीं ना कहीं कलर से भी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो भूरी क्रांति यानी कहीं ना कहीं ऐसा उत्पाद होगा जिसका कलर थोड़ा बहुत भूरा होगा। तो देखो चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विकास, या भारत में खाद्य प्रसंस्करण या शीतल पेय के उद्योगों का विकास। तो देखो चारा उद्योग तो कहीं भी भूरा नहीं होता, समुद्री उत्पाद ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विकास ये श्वेत क्रांति है, सफ़ेद क्रांति कहते हैं, और भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय के उद्योगों का विकास ये राइट आंसर है। खाद, अगर आप खाद को देखोगे, ठीक है, गोबर की खाद देख लो जो सूख कर बनती है बाद में ब्राउन ब्राउन होती हैं, और शीतल पेय भी आपके अधिकतर जैसे इसी तरीके के होते हैं। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो, तो ये भूरी क्रांति होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वेज नहर किसे जोड़ती है। फारिस की खाड़ी या अरब सागर, लाल सागर भूमध्य सागर काला सागर, लाल सागर अरब सागर। तो सबको पता है इजी सा क्वेश्चन है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 162 किलोमीटर लंबी नहर है और इस नहर के बन जाने से यूरोप और बात करें हम भारत के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। पहले भारत को आशा अंतरिक्ष मार्ग से यानी अफ्रीका के साउथ से घूमकर जाना पड़ता था यूरोप जाने के लिए, अब सीधा भारत जाएगा लाल सागर, वहाँ से स्वेज नहर और फिर भूमध्य सागर और फिर पहुँच जाएगा यूरोप के पास, ठीक है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती हैं स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक साइड में फसलें दे रखी है और एक साइड में आपको प्रथम देखना है कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा देश प्रथम है। तो चावल, मक्का, रबड़, गन्ना। तो देखो हम सीधा करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चावल में सबको पता है चीन नंबर 1 है, चावल में चीन। मक्का में अमेरिका नंबर 1 है। अब ऑप्शन देख लो, एक आथरी किस में है भाई, एक आथरी आपका एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चावल में चीन प्रथम, मक्का में अमेरिका प्रथम, रबड़ में आपका मलेशिया आता है और गन्ना में ब्राज़ील, ठीक है। गन्ना उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 ब्राज़ील। तो ये सारा आपका आते हैं वर्ल्ड के देश अलग अलग फसलों के उत्पादन में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत का निम्न में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा भाई भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है, जो राज्य हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेकार चक्रवात आते हैं जो काफ़ी तटीय इलाकों को, कोस्टल इलाकों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, मालाबार तट किसे कहते हैं, केरल का जो तटीय किनारा होता है, केरल राज्य का, उसे मालाबार कहते हैं। आंध्र तट आंध्र प्रदेश का, कोकण भैया आपका
अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र का तटीय किनारा कहलाता है। और गुजरात, तो गुजरात बिल्कुल नहीं होगा, कोंकण नहीं होगा, मालाबार नहीं होगा। पूर्वी तट पर आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का वैसे तटीय किनारा कहीं ना कहीं उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार तट के नाम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र तट। सबसे ज़्यादा प्रभावित आंध्र तट ही करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है आलू की खेती की विधि को, वनो उन्मूलन की प्रक्रिया को, मिश्रित खेती को, स्थानांतरित खेती को। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो अगर मैं ये कहूँ ना कि भाई 100 बार आ चुका, उससे भी ज़्यादा आ चुका होगा अलग अलग एग्जाम्स में। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो ये क्वेश्चन बहुत आता है। काटो और जलाओ क्या है ये? जब कोई भी किसान क्या करते हैं, जो घुमंतु किसान होते हैं यानी जो चरवाहे टाइप, वो वनों को साफ करते हैं, वहाँ से वनों को काटते हैं, फिर जो लकड़ी बच गई, पत्ते बच गए, उनको जला देते हैं और उसके बाद उस भूमि पर वो साफ हो जाती है, वहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं काटो और जलाओ कृषि। और इस कृषि का नाम क्या है? स्थानांतरित खेती। 2-3 साल करने के बाद वो किसान फिर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे एरिया में खेती करने लग जाते हैं, तो स्थान बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो देखो भाई यहाँ पर है ना, हरित क्रांति चावल से भी संबंधित थी, गेहूं से भी, दालों से भी, गन्ना तो नहीं था खैर, तो इन तीनों से तो संबंधित थी। बट अब पजल होने की नीड नहीं है। सबसे ज़्यादा जोर हरित क्रांति में गेहूं पर डाला गया था। गेहूं की पैदावार हरित क्रांति के बाद 3 गुना अधिक बढ़ गई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? गेहूं, ठीक है। तो गेहूं का संबंध है इससे, चावल से भी था, दालों से भी था, पर सबसे ज़्यादा किससे था? गेहूं से। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो आपको मोस्ट जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड होगा ना आंसर, वो चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? यानी जो बिल्कुल साफ पानी है उसका कितना प्रतिशत हमारे पास ग्लेशियर के रूप में है? तो देखो 50, 10, 70, 30। तो अगर एग्जैक्ट की बात करें तो लगभग 68.7% जो जल है वो हमारे पास बर्फ के रूप में भंडारित है। और यहाँ पर 68.7 तो दिया हुआ नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा 70। नियर अबाउट, आप नियर अबाउट वाला आप चूज करोगे तो 50 हम कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, तो 70 करेंगे हम, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? अब देखो मैं क्लास 11th के एनसीईआरटी करवा रही हूँ आपको ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर मैंने ये पढ़ाया है कि भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन कौन से स्रोत हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंपीय तरंगे, पृथ्वी का चुंबकत्व और ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष क्या? यानी जो हमें डायरेक्ट तौर पर बता दे, जिसको देखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल रोंग, भूकंपीय तरंगे ये तो हम देख ही नहीं पाते ना, पृथ्वी का चुंबकत्व नहीं, हम देख पाते हैं ज्वालामुखी को। और ज्वालामुखी को जब फटते हैं तब हमें पता चलता है हमारी पृथ्वी के अंदर कितनी आग भरी हुई है, जब वो लावा दहक दहक कर बाहर आता है। समझ रहे हो ना? तो राइट आंसर रहेगा ज्वालामुखी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी पर चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे, 23 घंटे, 10 मिनट 2 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट। अब बच्चे सोचेंगे क्यों हम पजल में पड़े, हम तो 24 घंटे को लगा देते हैं, टेंशन खत्म। बट ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट और आपका 4.9 सेकंड डाला हुआ, वैसे 40 सेकंड है, तो इस तरीके का है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? ये कैपिटल है और कंट्री है। इंडोनेशिया, जकार्ता, मालदीव, माले, उत्तर कोरिया, सियोल, जिम्बाब्वे, हरारे। तो आपको देखना इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो आप, अगर हम बात करें इंडोनेशिया, जकार्ता बिल्कुल राइट है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। मालदीव की माले हैं, जिम्बाब्वे की हरारे हैं। बट उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, प्योंग और येंग। अजीब सा नाम था भाई, इसलिए मैंने लिख भी लिया, कहीं बच्चों को पजल हो जाए, मैं दोबारा भी लिख देती हूँ, प्योंग येंग, ठीक है। ये कैपिटल है उत्तर कोरिया की, तो ये मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक जो हवाएं होती है बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, या उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब बनने से, या उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से। तो ये जो हवाएं आती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? दक्षिण पूर्वी। तो भाई इनका सीधा संबंध आपका
उत्तर पश्चिम में भारत में कम वायुदाब बनने से होता है। या वायुदाब कम यानी हमेशा हवा है ना अधिक वायुदाब से कम वायुदाब वाले एरिया को भरने के लिए चलती हैं, तो यहाँ पर कम वायुदाब विकसित हो जाता है और इसी वजह से ये सारा सिस्टम चलता है। ये पूरी एक थ्योरी है, पूरी लंबी चौड़ी, कभी फुर्सत में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। ये वही आपका तट वाला क्वेश्चन है जो हर बार मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, छोटी सी, अपने चैनल पर ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, मालाबार तट। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का एकमात्र ऐसा तट जहां पर सर्दियों में वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा बार रिपीट होता है। और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ गर्मियों में वर्षा नहीं होती बट सर्दियों में होती है मानसून से वर्षा? वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और हाफ आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार के तट में आता है और हाफ आंध्र प्रदेश आपका कोरोमंडल तट में आता है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी आपको डेट लाइन पूछी गई है, इंटरनेशनल डेट लाइन, और सभी को पता है 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री है, यहाँ पर रेखांश लिखा हुआ है तो आपके लिए इजी हो गया। बट 180 डिग्री कौन सा देशांतर, पूर्वी है या पश्चिमी है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर डालोगे कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, तो इसका तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट आता है भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8300 किलोमीटर। तो देखो एग्जैक्ट मैं आपको बता देती हूँ भारतीय तट रेखा की लंबाई। अगर हम बात करें भारतीय तट रेखा की 7516.6 किलोमीटर है, 7516। अब ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं पर नियर अबाउट 7500 तो है, तो हम इसी को ही टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। उपचार मीन्स इलाज है। मृदा अपरदन हम किसके द्वारा रोक सकते हैं? नंबर 1, समोच्च क्षेत्रों की किनाराबंदी कर यानी जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ से अपरदन ज़्यादा हो सकता है उनके किनारों पर आप पेड़ लगा दो या कुछ लगा दो। ठीक है, दूसरा भू उपयोग का विनियमन करके, तीसरा पेड़ों को काट कर, चौथा पशुओं को चरने की छूट देना। तो देखो क्या रहेगा, समोच्च क्षेत्रों की किनाराबंदी करके, बिल्कुल ठीक, खेतों के चारों किनाराबंदी कर दोगे मिट्टी अपने आप अपरदित कम हो जाएगी। भू उपयोग का विनियमन करना, बिल्कुल राइट, अगर भूमि उपयोग को ढंग से यूज किया जाएगा तो नियम से, तो इससे मृदा अपरदन कम होगा। पेड़ों को काट कर मृदा अपरदन कम होगा, बिल्कुल रॉन्ग। पशुओं को अगर आप खुले में ऐसे ही चरने छोड़ दोगे तो उनके खुरों से मृदा अपरदन होगा, तो ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका बिल्कुल वही है, सेम दोबारा आ गया। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। तो यहाँ पर जो मत्स्य क्षेत्र की बात करें ना, तो ज़्यादातर आपके जो मत्स्य क्षेत्र पड़ेंगे वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे, जिसमें आपका ग्रांड बैंक आता है, डागर बैंक आता है, जापान के तट पर आते हैं, तो ये सारे के सारे एरियाज आपके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। नेक्स्ट आता है जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, उसके अलावा आपका वास स्थानीय विविधता के बीच, वास स्थलीय विविधता के भीतर, या वैश्विक विविधता। तो जैव विविधता सिंपल सा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये वही क्वेश्चन है, राइट आंसर वही 180 डिग्री रेखांश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ फसलें हैं और इसको पैदा करने वाले भारत के राज्य हैं, तो आपको बताना है कौन सी फसल में कौन सा राज्य नंबर 1 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चाय में, सबको पता है असम में है, तो आपको देखोगे ए का 2 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, हम इनको देखेंगे ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट आता है, आपको मान लो इन तीनों में से एक पता है, सेब का सबको पता है भाई हिमाचल प्रदेश में आता है, तो डी का 1 किस में है? 2 में, तो ऑप्शन बी इज राइट। ईख का देख लो, ईख में यूपी आ जाएगा, मूंगफली में गुजरात आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो इस तरीके से आप ऑप्शनों को काट सकते हो, अपना एग्जाम में टाइम भी बचा सकते हो। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच प्रशांत, हिंद, अंध, मैक्सिको की खाड़ी, तो सबको पता है सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट आता है तुल्यकाली उपग्रह, यानी जियो स्टेशनरी जो आपके सैटेलाइट है वो पृथ्वी के गिर्द घूमता है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारी पृथ्वी घूमती है, सिंपल सी बात है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो पूर्व से पश्चिम नहीं, हमारी अर्थ घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो वही राइट आंसर रहेगा। जियो स्टेशनरी आपके सैटेलाइट पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमते हैं।
नेक्स्ट आता है नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का विस्तार है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इन सभी में। तो भाई बिल्कुल भारत के साउथ में इतने एरिया में आपका नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का विस्तार है, जिसमें ये तीनों ही राज्य आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट आता है चूने पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं। तो आपके जो समुद्री जीव होते हैं जो चट्टान बनाते हैं उनको आमतौर पर हम मूंगा चट्टान ही कहते हैं, मूंगे की चट्टान। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। घास सतलों का निर्माण करके, अधिक पेड़ों को आरोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर या शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। तो हरित क्रांति पद का उपयोग किसके लिए किया गया था? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। गेहूं, चावल, इन सब में हमने पैदावार बढ़ाई थी ना। निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो भाई राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, बट उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। नेक्स्ट है स्वर्णिम क्रांति, अगेन रिपीट क्वेश्चन, उद्यान कृषि इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का होता है? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी या विषुवतीय? मानसूनी नहीं आएगा, ठीक कर लेना, उष्ण कटिबंधीय आएगा। नेक्स्ट आता है विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, बिल्कुल रोंग। फिर उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच हमारी पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा, शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला, रोंग, पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। राइट आंसर रहेगा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच में एक लाइन जो हमारी पृथ्वी के साथ घूमने वाली काल्पनिक रेखा जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आपकी हरमाटन पौने, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन जो पूछी गई थी तो हम उत्तर से दक्षिण ही डालेंगे, हरमाटन वेव्स, ये वाली हॉट एंड ड्राई। तो ये थे भाई आपके नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस, जो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हो। अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो अब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।